तो आज अपन कर रहे हैं SA 220। SA 220 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जब भी आप SA 220 पढ़ो तो इसके साथ ही आपको SQC 1 भी साथ में पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें सबसे पहले एक अपन टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को अपन 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे किस लिए होता है? ऑडिट के पर्पस के हिसाब से बनाया गया है ऐसे, ठीक है। और एक होता है ऐसे ही एश्योरेंस रिलेटेड एंगेजमेंट होते हैं। ये अपने कोर्स में है तो इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आती है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल नंबर्स, एक आता है प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और तीसरा आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने पढ़ा होगा इसे 402 के अंदर। यहाँ कंट्रोल्स चेक करते हैं और फिर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट इशू करते हैं। इसमें ही आपने एक नाम सुना होगा SAE 3402। ये अपने कोर्स में है तो अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है। और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में थर्ड पार्ट होता है SRE रिव्यू एंगेजमेंट होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? लिस्टेड कंपनी के जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो उसको रिव्यू करा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में LR, लिमिटेड रिव्यू। तो रिव्यू एंगेजमेंट है डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट। ये इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग चलता है, ठीक है। ऑडिट अलग होता है, रिव्यू करना अलग होता है, एश्योरेंस अलग होता है, और एक होता है SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज का मतलब होता है सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका एग्जांपल है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपाइलेशन करना लास्ट 5 ईयर के, या फिर यूँ बोल सकते हैं कंपनी का मैनेजमेंट, या फिर अपन बना रहे हैं एज़ पर इंडियन गैप, और पर कंपनी को अगर फॉरेन रिपोर्टिंग करनी है एज़ पर US गैप। तो यहाँ अपन ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक तरीके से अपन बोल सकते हैं हेल्प करना या फिर प्रिपेयर करना, कन्वर्शन करना एज़ पर US गैप। तब ये काम आता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ऐसे अपन डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, ये सब भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी एक बेसिक ओवरव्यू ही बताएं। तो ये होता है एश्योरेंस रिलेटेड SAE। तो पहले क्या होता था? ऑडिट इज़ पार्ट ऑफ एश्योरेंस। असल में ऑडिट पहले अलग नहीं हुआ करता था, सिर्फ एश्योरेंस के अंदर ही आ जाता था ऑडिट भी, ठीक है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं एश्योरेंस इज ब्रॉड टर्म इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। एश्योरेंस के अंदर ही ऑडिट वर्ड भी आ जाता है, इंक्लूड होता है, एश्योरेंस के अंदर ऑडिट इंक्लूड होता है। ऑडिटिंग एज एन इंडस्ट्री फ्लरिश्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। पर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता उसके बाद ऑडिट को अलग कर दिया गया है, डिटेल में इसके लिए अलग ऐसे बनाए गए हैं। अब एश्योरेंस के अंदर ऑडिट नहीं आता, ऑडिट को अलग कर दिया गया है। तो अपन को इसके अंदर इस SA 220 और SQC 1 ये अपन को पढ़ने अभी। तो SQC 1 वास्ट है, ठीक है, इसके अंदर डिटेल में लिखा गया है। और SA 220 एक इसका SQC 1 का समरी है। ये SA 220 को आप बोल सकते हो एंगेजमेंट स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। तो इसको अगर आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो जैसे कि एक फर्म है, वो उसके अंदर 3 टीम है, ऑडिट टीम है, एश्योरेंस टीम है, रिव्यू टीम है। तो ऑडिट टीम के अंदर अगर मिस्टर ए तो उस पर सिर्फ ऐसे 220 एप्लीकेबल होगा, स्पेसिफिक एप्लीकेबल होगा ऐसे 220। और वहीं मैंने बोला था SQC 1 वर्स्ट है, तो फॉर्म पर पूरा SQC एप्लीकेबल होगा, ठीक है, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। SQC में ये तीनों चीज़ें कवर होगी, पर ऐसे 220 के अंदर सिर्फ ऑडिट ही कवर होगा। तो SQC का आप बोल सकते हो रिलीवेंट फॉर ऑल है, ठीक है, यानी कि ये तीनों चीज़ों के लिए रिलीवेंट रहेगा SQC 1। डू एनी एंगेजमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ बेस्ट। SQC 1 का मतलब क्या होता है? चाहे आप कोई सा भी एंगेजमेंट करो, आपकी ऑडिट क्वालिटी ऑफ वर्क ख़राब नहीं होनी चाहिए, एकदम बेस्ट रहनी चाहिए। क्वालिटी उसके लिए क्या होनी चाहिए? क्वालिटी रिलेटेड कंट्रोल्स एंड पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एंश्योरिंग क्वालिटी इन एवरी एंगेजमेंट, ठीक है। हर एक एंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, इसके लिए बनाया गया है SQC 1 और SA 220। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। SQC 1 पूरी फॉर्म पर एप्लीकेबल होता है और SA 220 सिर्फ एक ऑडिट
पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट पर एप्लीकेबल होता है। तो अपन शुरू कर रहे हैं ऐसे 220 के साथ। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक XYZ एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इसका ऑडिट कर रहा है बिग फोर, ठीक है। बिग फोर के अंदर जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको अपन बोल सकते हैं मिस्टर ए, एंगेजमेंट पार्टनर बोल दो या फिर साइनिंग पार्टनर बोल दो। अब उसके नीचे क्या होता है, सीनियर मैनेजर 1 होता है, सीनियर मैनेजर 2 होता है, मैनेजर होते हैं, फिर एसोसिएट मैनेजर, फिर आर्टिकल होते हैं। तो इन सब को अपन बोलते हैं एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो अब यहाँ क्या बता रखा है, एंगेजमेंट पार्टनर यानी कि मिस्टर ए की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सबसे पहले ही अपन डिस्कस करते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए और वर्क डिवाइड हो सही से, कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट, सारे लीगल कंप्लाइंसेस का फॉलो, ठीक है, सुपरवाइज एंड रिव्यू करना। इफ़ यूज़ ऑफ एनी एक्सपर्ट हो, जब ज़रूरत पड़े तो ऑडिटर एक्सपर्ट, इसके लिए एक अलग से ऐसे बना हुआ है ऑडिटर एक्सपर्ट के लिए, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है कि उसको देखना है कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट भी रहनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफाइड वाले लोग ही एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का यह मतलब है कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए जो ऑडिट के अंदर कर रहा हो। उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर की एक और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एनालिसिस। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस का मतलब देखते हैं। एक्सेप्टेंस यानी कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या एंगेजमेंट पार्टनर को क्या ये ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है। कंटिन्यूस एनालिसिस का मतलब लास्ट ईयर भी आपने ऑडिट करी थी, इस साल भी आप ही कर रहे हो, तो एक्सेप्ट ऑडिट और नॉट। तो ये भी एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की है, उसका ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए एंटिटी के बारे में। अब ऐसे 220 के दो ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट, यानी कि जो भी ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, अगर ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दी तो वो क्लीन ओपिनियन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती से क्लीन ओपिनियन दे दी जबकि आनी कुछ और चाहिए थी। क्लीन दी तो मतलब क्लीन ही आनी चाहिए थी, ठीक है। कंप्लाई ऑफ रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि सारे कंप्लाइंसेस का फॉलो हो जाना चाहिए, अगर गाइडेंस नोट है तो उसका भी फॉलो हो जाना चाहिए। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, उसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं QR, क्वालिटी रिव्यूअर को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर। और बाकी जो अनलिस्टेड कंपनी वो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जब भी एंगेजमेंट पार्टनर ये रिस्क असेसमेंट करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, व्हाट मैटर शुड बी इंक्लूडेड इन की ऑडिट मैटर्स। तो एंगेजमेंट पार्टनर के साथ ही एक और जना रहेगा, उसको अपन बोलेंगे क्वालिटी रिव्यूअर। इसको अपन नाम दे देते हैं मिस्टर बी, ठीक है। और ये QR कौन होगा, ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो जैसे कि PwC कंपनी है जो ऑडिट कर रही है, तो वो हो सकता है वो पुणे उसकी लोकेशन है तो वो दूसरी लोकेशन का हो सकता है क्वालिटी रिव्यूअर वाला पर्सन, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन का हो सकता है, सेम फार्म का हो सकता है, ठीक है। PwC का है तो एक जना मुंबई का है और एक जना वेस्ट बंगाल का है, तो ऐसा हो सकता है। डिफरेंट लोकेशन हो सकता है, अंडर द सेम कंपनी हो सकता है, यानी कि दोनों की लोकेशन अलग है पर सेम कंपनी के हो सकते हैं, जैसे कि PwC और अदर कंपनी के भी हो सकते हैं। और जो क्वालिटी रिव्यूअर होगा उसका पोस्ट इक्वली सीनियर होगा जो भी एंगेजमेंट पार्टनर होगा। तो वो क्वालिटी रिव्यूअर क्या करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर जब भी ये सारे काम को परफॉर्म करेगा उसके साथ रहेगा और वो देखेगा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम एक मिस्टर ए एंगेजमेंट पार्टनर है, उसने लास्ट में ओपिनियन दे दी क्लीन, और एक मिस्टर बी क्वालिटी रिव्यूअर, उसने ओपिनियन दी क्वालिफाइड। तो अब दोनों में से ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा आना चाहिए, क्लीन आना चाहिए या क्वालिफाइड आना चाहिए। तो इसका आंसर है
उन दोनों को मिलकर एक ही सेम कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उनको अपना रिसॉल्व करने पड़ेंगे डिफरेंस। अगर डिफरेंस सॉल्व नहीं हो पा रहे, दोनों के ओपिनियन अलग है, तो उनको एक थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए। और फिर भी ओपिनियन में डिफरेंट हो रहा है तो उनको फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि फर्म के बारे में फर्म ने जो गाइडलाइन इशू कर रखी है उस हिसाब से उनको ओपिनियन देनी चाहिए, पर लास्ट में कंक्लूजन सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की अलग ओपिनियन रहे, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट तो साइन एंगेजमेंट पार्टनर को ही करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट पर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो ये अपन ने देखा था लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी अपॉइंट करना, और अगर दूसरी कंपनी चाहे तो वो क्वालिटी रिव्यूअर को अपॉइंट कर सकती है। क्वालिटी रिव्यूअर इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। क्वालिटी रिव्यूअर इंडिविजुअल भी हो सकता है और टीम के अंदर भी हो सकता है। अगर बड़ी कंपनी होगी तो टीम के अंदर होगा क्वालिटी रिव्यूअर, यानी कि क्वालिटी रिव्यूअर की पूरी टीम होगी, ठीक है, पर मेन पर्सन होगा वो सीईओ होगा क्वालिटी रिव्यूअर का। ये बात ध्यान रखनी है। एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर, इफ़ एप्लीकेबल एंगेजमेंट पार्टनर शैल इंश्योर। तो एंगेजमेंट पार्टनर को 3 बातों का इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स विद EQCR, यानी कि अगर कोई भी ऑडिट के दौरान कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं तो वो क्वालिटी रिव्यूअर को बताना चाहिए। नॉट फाइनलाइज ऑडिट रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी रिव्यूअर, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंगेजमेंट पार्टनर ने तो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट पर साइन ही कर दिए और क्वालिटी रिव्यूअर का काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी रिव्यूअर का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही एंगेजमेंट पार्टनर को साइन करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट पर। तो क्वालिटी रिव्यूअर को क्या करना चाहिए? अब ये सब तो काम थे एंगेजमेंट पार्टनर के। अब अपन देखते हैं क्वालिटी रिव्यूअर की क्या जिम्मेदारी है। उसको इवेल्युएट करना चाहिए, जजमेंट कंक्लूजन रीच, कैसे एंगेजमेंट पार्टनर ने जजमेंट जो लगाए वो सही थे या नहीं थे, कैसे एंगेजमेंट पार्टनर कंक्लूजन पर पहुंचा, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं तो उसको डिस्कस करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू कर लेना चाहिए कि वो सब सही है या नहीं। और ऑल्सो कंसिडर एंगेजमेंट टीम एंड फर्म इज इंडिपेंडेंट, ये भी देखना चाहिए क्या ये लोग इंडिपेंडेंट है या नहीं है। वेदर कंसल्टेशन टेकन प्लेस ऑन कंटेंटियस मैटर्स, यानी कि अगर इस पॉइंट का मतलब है यूज़ ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यानी कि ऐसे मैटर्स जहाँ ऑडिटर एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था तो वहाँ ऑडिटर ने एक्सपर्ट को हायर करा या नहीं करा, ये भी क्वालिटी रिव्यूअर को देखना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंटियस का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट वाले मैटर्स, एग्जांपल पेंडिंग लिटिगेशन, ठीक है। अब इसके लिए कितना प्रोविज़न बनाएंगे तो इस हिसाब से ऑडिटर एक्सपर्ट जनरली हायर होते हैं। वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट कंक्लूजन रीच एंड रिफ्लेक्ट वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहिए कैसा एंगेजमेंट पार्टनर कंक्लूजन पर पहुंचा और जहाँ जजमेंट इन्वॉल्व हुआ है उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है एंगेजमेंट पार्टनर की, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पहला पॉइंट है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स। कुछ लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रखी है एंगेजमेंट पार्टनर को जो कंप्लाई करनी चाहिए। पहला, ईच ऑडिट एंगेजमेंट शैल मेंटेन ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एंगेजमेंट पार्टनर की है। एंगेजमेंट टीम एक्शंस हैविंग शेयर्ड से, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है। इन दोनों पॉइंट का ये मतलब है कि एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान देना चाहिए कि जो भी एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं वो प्रॉपरली क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंगेजमेंट टीम में जो ऑडिट कर रहे हैं उनके पास कंपनी के शेयर्स है जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे हैं, तो अगर शेयर्स होंगे तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, और इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की है कि उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि उनके पास कोई शेयर्स है तो नहीं है। ये जनरली एक रिटर्न स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम से
साइन कराता है कि उनके पास जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे हैं उसके शेयर्स नहीं है। 2 पॉइंट है वर्क कंप्लाई विद स्टैंडर्ड्स इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट। ये दोनों पॉइंट एज पर ऑब्जेक्टिव है तो ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लाई विथ फार्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यानी कि जो भी फार्म्स के रूल्स है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल है एज पर उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उन सबका कंप्लायंस होना चाहिए। एंगेजमेंट टीम कैन रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रेप्रिजल्स। रेप्रिजल्स का मतलब होता है पनिशमेंट। तो एंगेजमेंट पार्टनर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखना चाहिए। एंगेजमेंट टीम के पास प्रॉपर राइट है कि अगर उनको कहीं भी क्वेश्चनिंग माइंड होता है तो वो आराम से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई कंसर्न्स अपना पूछे ही नहीं। क्वालिटी इज एसेंशियल इन ऑल ऑडिट एंगेजमेंट। इस सबसे ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एंगेजमेंट पार्टनर को ध्यान देना है कि कहीं एंगेजमेंट टीम में उनको थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, यानी कि ऐसा तो कोई मेंबर नहीं है जो रिलेटिव हो। अगर कोई मेंबर रिलेटिव है तो वो उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो दूसरे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करे जो रिलेटिव है, ठीक है। पहला क्या काम है एंगेजमेंट पार्टनर का, एलिमिनेट द थ्रेट, एलिमिनेट द एक्टिविटी दैट क्रिएट थ्रेट, ठीक है। विथड्रॉ फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट इफ लीगली परमिटेड। अगर कोई ऐसी थ्रेट है जो रिड्यूस हो ही नहीं सकती तो एंगेजमेंट पार्टनर को विथड्रॉ कर लेना चाहिए। सी पॉइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स। एक्सेप्टेंस का मतलब है यहाँ न्यू के, यानी कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है तो ऑडिटर को एंगेजमेंट पार्टनर को देख लेना चाहिए कि ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूस यानी कि लास्ट ईयर तो कर लिया पर इस साल कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, जो भी कंपनी के मालिक हैं उनकी इंटीग्रिटी देख लेना चाहिए। कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम विद नेसेसरी कैपेबिलिटीज़। एंगेजमेंट टीम प्रॉपरली क्वालिफाइड होनी चाहिए, उनका एक्सपर्टीज होना चाहिए उस जिस भी कंपनी का कर रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग कंपनी में कर रहे हैं तो उस बारे में पता होना चाहिए एंगेजमेंट टीम को क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजन इन करंट ईयर और प्रीवियस एंगेजमेंट, कंसीडर इम्पैक्ट, यानी कि अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिला हो लास्ट ईयर या करंट ईयर तो उसका देखना चाहिए। अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा करंट ईयर पर। जैसे कि लास्ट ईयर कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसीज मिली थी और ऑडिटर ने बोला कि इसको सही कर देना नेक्स्ट ईयर, तो फिर भी नेक्स्ट ईयर अब सही नहीं हुए कंट्रोल्स, ठीक है। तो वो देख लेना चाहिए उसका इम्पैक्ट क्या आएगा ऑडिट रिपोर्ट पर। डी पॉइंट असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स, ये सिमिलर टू ह्यूमन रिसोर्सेज से ये आप पढ़ोगे SQC 1 के अंदर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है असाइन राइट पीपल कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़, यानी कि जो भी पीपल को अपॉइंट कर रहे हैं उनके पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये पॉइंट है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की कि उसको जो भी देखना चाहिए कि जो भी एंगेजमेंट टीम में है उनका डायरेक्शन करना चाहिए, सुपरवाइजन करना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए, परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाहिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू कर लेना चाहिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं, कंसल्टेशन और कंटेंटियस मैटर्स, जहाँ ऑडिटर को एक्सपर्ट का हायर करने की ज़रूरत थी वहाँ ऑडिटर एक्सपर्ट हायर हुआ या नहीं हुआ ये भी देख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग, कंप्लाई विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको देखना चाहिए कि जो भी फर्म्स के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसका कंप्लायंस होना चाहिए। अच्छा, ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का क्या मतलब है, यही कि एंगेजमेंट टीम इंडिपेंडेंट हो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एनालिसिस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब होने के बाद बस यही है QCB क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो भी सारे बताए उन्हीं को ही अपन बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर,
उसको देखना चाहिए। इश्यूज आइडेंटिफाइड इन कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑन हाउ दे सॉल्व, यानी कि अगर कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कैसे एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करा कि सारे जो भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंट है, क्या उनसे रिटर्न स्टेटमेंट लिखवाया, कैसे करा, ये सब का डॉक्यूमेंटेशन करना है। कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर ने कैसे इंश्योर करा कि सारे कंप्लायंसेस का फॉलो हुआ है। कंक्लूजन्स ऑन ईएनसी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एनालिसिस, एंगेजमेंट पार्टनर ने कैसे इंश्योर करा कि इस साल ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई रिस्क तो नहीं थी जिससे ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। नेचर स्कोप कंक्लूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशंस, ऑडिटर एक्सपर्ट की यहाँ बात हो रही है। अगर ऑडिटर एक्सपर्ट को कौन से एरिया में हायर करा, क्या एग्रीमेंट हुआ ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ, ऑडिटर एक्सपर्ट कैसे कंक्लूजन पर पहुंचा, क्या उसके काम का ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सबका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की रहेगी। अब क्वालिटी रिव्यूअर की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग। कौन सी रहेगी? प्रोसीजर्स परफॉर्म फॉर फॉर्म्स पॉलिसीज ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, यानी कि क्वालिटी रिव्यूअर बराबर से हुआ है, ठीक है, उसको ऐसा मैटर मिला जो सॉल्व हुआ नहीं हुआ, उस बारे में पूरा प्रोसीजर्स उसने कैसे परफॉर्म करा, कि उसने कैसे इंश्योर करा कि क्वालिटी कंट्रोल बेस्ट है, जो भी ऑडिट एक्सेप्ट हुआ है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीटेड ऑन और बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट पर एंगेजमेंट पार्टनर ने साइन कर दिया, उसके बाद क्वालिटी रिव्यूअर का काम ख़त्म हुआ, ठीक है। बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले क्वालिटी रिव्यूअर का काम ख़त्म हो जाना चाहिए। नॉट अवेयर ऑफ अनरिजॉल्व मैटर्स, यानी कि क्वालिटी रिव्यूअर के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मैटर्स ऐसा हो जो सॉल्व हुआ ही नहीं हो, ठीक है, सारे मैटर सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो थर्ड पार्टी का यूज़ करना चाहिए, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए, और भी कोई सीनियर पार्टनर है उसको यूज़ करके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये अपने पास था ऐसे 220 या एंगेजमेंट पार्टनर एंड क्वालिटी रिव्यूअर, उन दोनों के बारे में अपन ने देखा। अब अपन को देखना रहेगा SQC1 क्या होता है। SQC1 डिटेल में होता है, वो सब इन चारों पर एप्लीकेबल होता है। अभी अपन ने देखा ऐसे 220 वो सिर्फ इधर ऐसे ऑडिट में ही एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन देखेंगे ऐसे SQC1 वो इन सब पर एप्लीकेबल होगा, इसलिए ये मैंने आपको बताया था। तो जब भी आप देखोगे इन दोनों की सीरीज़ मेंटेन करना, ऐसे 220 पहले देखना, उसके बाद देखना SQC1। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके।